चलो भाई, आज का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। आज आपको पढ़ना है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, देखो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस ही बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस ऐसे ही मन से रखा हुआ नाम है। ठीक है, अब कुछ नहीं पढ़ना, मान लो जैसे कल मैंने तुम्हें कहा था ऑर्थो इफेक्ट सिप इफेक्ट, कुछ नहीं पढ़ना था तो अब आंसर याद रख लिया। ऑर्थो इफेक्ट का आंसर क्या था? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक, बाकी कुछ सोचना ही नहीं था। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन मोर बेसिक देन अदर्स, सही था। ठीक है, और सिप इफेक्ट में उल्टा था, है ना, सिप इफेक्ट एनिलीन में लगेगा और वो उल्टा ऑर्थो आते ही लेस बेसिक। बाकी अब क्या है, मान लो दिमाग नहीं चला एग्जाम में भूल गया तो कोई टेंशन नहीं। सिमिलरली कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ा क्या, डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा क्या, और मान लो तुम भूल गए तो कोई टेंशन नहीं करनी है। आपको ये आंसर याद होना चाहिए कि जितने भी कार्ब कैटायन आज तक तुमने जिंदगी भर पढ़े, चाहे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एलाइल विनाइल फिनाइल, या 3 डिग्री फिनाइल कार्ब कैटायन, 2 डिग्री फिनाइल कार्ब कैटायन, 3 डिग्री एलाइलिक कार्ब कैटायन, 2 डिग्री एलाइलिक कार्ब कैटायन, जो भी पढ़े सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन जो है वो सीपीएम है, यानी कि ये। ठीक है, सीपीएम का मतलब साइक्लोप्रोपाइल कार्ब कैटायन, है ना। आपको कोई डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा तो नहीं पढ़ा मान लो, पर आंसर मुझे पता है कि ये सबसे बढ़िया है, बात खत्म ना, है ना। एक होता है ना शादी में जाएं और इतनी सारी आइटम हो, अब एक एक को तो खा के नहीं देख सकते ना, पर अगर बाहर से ये ना मतलब लोग निकल रहे और यार ये चीज़ खा लेना, ये बढ़िया है, दाल का हलवा बढ़िया है, पर्सनल तो दाल का हलवा बढ़िया है वो खा लेना, तो आपका क्या हुआ, वो टेंशन खत्म था कि मेरे को एक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है पहले से कि सबसे बढ़िया क्या है। तो सिमिलरली अगर आपको ये नहीं पता तो इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी थियरी है। आपको ये बताना चाहिए ये सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन है, जितने भी पढ़े उनमें सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन यही है, टेंशन खत्म। अब ये कह रहा है ये है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है। अब है क्या, देखो ये कार्ब कैटायन ये तो 1 डिग्री है और इसमें से कोई दम भी नजर नहीं आ रहा है अपन को, 1 डिग्री तो है ना, लेकिन ये कह रहा है देखो ये जिस रिंग से कनेक्टेड है वो सबसे तनाव वाली रिंग है, पढ़ा था ना, बेयर स्ट्रेन थियरी पढ़ी थी ना, तो सबसे स्ट्रेन किस में होता है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो ये 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, सिंगल बॉन्ड की वजह से एंगल तो होना चाहिए 109 डिग्री का, पर एंगल हमारा फंसता है कितना, 60। तो ये कह रहा है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, थोड़ा पाई नहीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा ऊपर से, ये जो ऑर्बिटल्स है ना ये थोड़े बेंट है, इस तरह से है। ठीक है, और जब आप कार्ब कैटायन की बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो एक पी तो आपका खाली पड़ा है और वो पी ये रहा। ठीक है, अब होता क्या है, ये बैंड शेप पी ऑर्बिटल है, बैंड मतलब मोड़े हुए हैं, एग्जैक्टली इसे सेट नहीं होती, इस तरह से है स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, तो ये आपका बेंट पी ऑर्बिटल है और ये ऊपर आपके पास क्या पड़ा है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, कि पूछ ले तुमसे कि भाई वजह बताओ, तो वजह मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ किसके बीच में ओवरलैपिंग की। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपका टूट गया, है ना, और ये ओवरलैपिंग हो गई इसके साथ, और ये रिंग तो वैसे ही तनाव में थी, स्ट्रेन बहुत था, तो उल्टा आपने इसको मुक्त कर दिया, टेंशन खत्म कर दी ना आपने इसकी। तो होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो ये हमारा जो कार्ब कैटायन था ये इसका पी ऑर्बिटल, ठीक है, और ये आपकी आ रही थी रिंग, है ना, ये वाला ऑर्बिटल मान लो आपका ये बॉन्ड जो है ये टूट गया, है ना, तो ये आपका जो ये बेंट ऑर्बिटल है ये इसके साथ क्या आ जाएगा, ओवरलैपिंग इस तरह से। तो यहाँ बन गया पाई बॉन्ड और ये आपका क्या हो गया, प्लस। आई बात समझ, तो ये चीज़ तो अपोजिट डायरेक्शन में भी पॉसिबल थी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, एक्चुअल तो सिग्मा बॉन्ड है, आपने शिफ्ट कर दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या पढ़ा था, नो बॉन्ड रेजोनेंस, आप ऐसा मानोगे ये बॉन्ड नहीं है, फिर आप शिफ्ट करो, और यहाँ आप क्या कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करो। हालांकि स्ट्रॉन्ग होता है, आपको ब्रेक नहीं करना होता है, लेकिन इस केस में तो कर ही सकते हैं, जो आदमी पहले से ही टेंशन में वहाँ तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए हमने इसको किया, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब इसको डांसिंग रेजोनेंस नाम दिया ही क्यों है, तो हमने कहा देखो ये ऐसा है, अब आपको ऑर्बिटल बनाने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ ये से कह सकते हो मान लो ये बॉन्ड इधर स्प्लिट हो गया, जो कि पॉसिबल है ना, तो ये चीज़ आपकी हो गई नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ये डबल, और अगर उल्टा हो जाता तो मान लो ये टूटता तो इधर डबल बॉन्ड और इधर प्लस। ठीक है ना, तो ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, लग रहा है ठुमके लगा रहा है, कभी इधर मटक रहा है, कभी उधर मटक रहा है, कभी चार्ज इधर है,
तो इसलिए इसको डांस करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डांसिंग। तो ले दे के कोई टेंशन नहीं है, ये चीज सबसे बढ़िया है, सबसे स्टेबल है। क्लियर। अब ये कह रहा है देखो, कॉन्जुगेशन बिटवीन बेंट ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग, इसके बेंट ऑर्बिटल थे ये वाले ऊपर से आए हुए थे, है ना, एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कैटायनिक कार्बन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस टेक्स प्लेस, है ना, एक सिग्मा बॉन्ड टूट गया और इसकी वजह से क्या हुआ, रेजोनेंस, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस के चक्कर में आपका सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, पाई में, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दिस केस पी ऑर्बिटल इज पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ये जो बैंड था ना ये पैरेलल है और वो ऊपर वाला तो है ही, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, इस वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। आगे बात समझ, तो हम कहेंगे ओके, कुल मिला के सार इतना सा है कि सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन कौन सा है, सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल कार्ब कैटायन। टेंशन आप लोग डांसिंग रेजोनेंस आए नहीं आए तुम्हें क्या करना, रिजल्ट अपने को पता है, ठीक है। अब ऐसे आप कुछ जवाब दे सकते हो। आपसे पूछा स्टेबिलिटी, मान लो आज तक तुमने इतना कुछ पढ़ा है लेकिन तुमने डांसिंग रेजोनेंस नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारा आंसर होगा ये 1 डिग्री 2 डिग्री, तो तुम्हें बढ़िया क्या लगेगा, 2 डिग्री। गलत हो गया ना, तो डांसिंग रेजोनेंस पता होना चाहिए कि नहीं ये सीपीएम है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे इन दोनों में स्टेबल कौन है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं सोचना है, सबसे बढ़िया ये है, तो अब इसके सामने भले कितना ही तोप दे दे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना रही है तो डांसिंग रेजोनेंस है, ये सबसे बढ़िया है। आगे बात समझ में कोई टेंशन नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ बोलो फर्स्ट में डांसिंग रेजोनेंस है तो 2 बार डांस हो जाएगा इधर, वहाँ 3 बार डांस हो जाएगा ना, तो डांसिंग रेजोनेंस तीनों में ही है, तो अब थर्ड मोर स्टेबल देन सेकेंड देन फर्स्ट। दिमाग पूरा चलाओ भाई, यहाँ बताओ सेकेंड, देखो यहाँ रेजोनेंस है ना, यहाँ रेजोनेंस भी है प्लस डांसिंग, तो आप कहेंगे यहाँ 2 चीजें देखने को मिलेगी, है ना, कोई डांस भी करता है एक्टिंग भी करता है तो ज़्यादा बढ़िया है ना, मजा आ जाएगी। तो रेजोनेंस भी है प्लस डांसिंग रेजोनेंस भी है, ठीक है। और इस केस में ओनली एंड ओनली क्या है, रेजोनेंस। तो देखो क्या है कि रोज हम आरोही को याद करते हैं और रोज कुछ नया आ जाता है। कल हमने पढ़ा था आरोही पर, आपने कहा नहीं सर आ गया तो फिर सब भूल जाओ, सिप आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। अब आज आपने पढ़ा कि नहीं रेजोनेंस, साथ में नई चीज क्या आई, डांसिंग रेजोनेंस, ये आपका स्टेबल हो गया। इन दोनों में बताओ फर्स्ट, जबकि वो क्वेसी एरोमेटिक है एरोमेटिक है, ट्रोपोलियम आयन है ना, क्वेसी मतलब चार्ज स्पीशीज बिहेव लाइक एरोमेटिक, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे नहीं सबसे बढ़िया तो यही है, ठीक है। तो आपका टेंशन खत्म, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्लियर। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, हमें क्या क्या पता है, मान लो 3-2-1 मिथाइल विनाइल फिनाइल, तो आपको ये तो पता है सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो मैं कह दूंगी 3-2-1, ये तो मुझे पता है, फिर मिथाइल, फिर विनाइल और फिर फिनाइल। विनाइल फिनाइल में कोई टेंशन नहीं है, चाहे कार्ब कैटायन हो चाहे कार्ब एनायन, यही रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो ये क्लियर है। अब ये तो सबसे बढ़िया ही है ना, ये 3 सीपीएम है, ठीक है, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्ब कैटायन, 3 बार डांसिंग रेजोनेंस, यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, ये तो सबसे बढ़िया है। अब वो क्वेसी एरोमेटिक है, कैटायन की वजह से वो एरोमेटिक बना है, कैटायन नहीं होता तो क्या एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक हो जाता, माइनस कर दो तो शायद एंटी एरोमेटिक हो जाए, तो वो कैटायन की वजह से एरोमेटिक, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आरोही में ए का मतलब ही क्या होता है, एरोमेटिक, तो मैं कहूँगी वो तो बढ़िया है, लेकिन ये ज्यादा ही बढ़िया है, तो चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ रेजोनेंस 3 बार आएगा ना, 1 डिग्री बेंजाइल बोलते हो तो वो तो एक ही बेंजीन रिंग देगा, तो मैं कहूँगी नहीं यहाँ 3 बार आएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो नई चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 3 डिग्री एलाइलिक भी उतना ही स्टेबल है जितना कि 3 डिग्री बेंजाइल, ये याद रखना है ना, बराबर ये स्टेबिलिटी तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगी अच्छा बेंजाइलिक 3 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा, 2 डिग्री, तो फिर यहाँ पे भी कोई टेंशन है, 2 डिग्री बेंजाइलिक भी उतना ही स्टेबल है जितना 2 डिग्री है ना, ये भी देखो कैटायन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड का पड़ोसी कैटायन क्या होता है, एलाइल, कैटायन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड एलाइल, लेकिन ये 2 डिग्री है कि नहीं है, तो जितना 2 डिग्री बेंजाइलिक स्टेबल है उतना ही 2 डिग्री एलाइल, लगभग बराबर, ठीक है। फिर बेंजाइल आ जाएगा, बेंजाइल एलाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन एलाइल, इनमें बराबरी नहीं, और यहाँ रेजोनेंस है और ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन है,
तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बाकी हमें पता ही था 3 2 1 मिथाइल, विनाइल और फिनाइल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो सिर्फ एक चीज़ कि सबसे बढ़िया स्टेबल, सबसे अच्छा कार्ब कैटायन कौन सा है? CPM। CPM फुल फॉर्म क्या है? साइक्लोप्रोपाइल कार्ब कैटायन। अब साइक्लोप्रोपाइल एक की जगह 2 मिले तो और बढ़िया, और 2 की जगह 3 मिले तो और बढ़िया। मतलब इनका हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा है। भाई 1 सेकंड जिएगा, 5 सेकंड जिएगा, है इतना ही। रुकना तो किसी को नहीं, मरना तो दोनों को है। लेकिन अगर 5 सेकंड रुकता है तो शायद मैं कुछ स्टडी कर लूँ। 1 सेकंड में तो मैं चांस कम हो गया ना। तो 5 सेकंड स्टेबिलिटी भी अगर मिल गई आपको तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल देन अदर कंपाउंड। आई बात समझ है? तो प्लस है तो आयन से तो स्टेबल तो रहेगा नहीं, लेकिन रुकता कितनी देर है वो वाली बात है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्ब कैटायन। ये याद कर लेना पूरा यूं का यूं, जितने भी कार्ब कैटायन है उनमें बस ये स्टेबिलिटी, क्योंकि बार बार घुमा फिरा के इनमें से ही पूछेगा। ठीक है, अब सेम चीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है, अब कार्ब एनायन में देखो, कार्ब कैटायन का आंसर तो था 3 2 1, कार्ब एनायन का 1 डिग्री कार्ब एनायन मोर स्टेबल देन 2 और 2 मोर स्टेबल देन 3। और विनाइल, फिनाइल में तुम्हें कहा था यूं का यूं रहेगा, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन। ठीक है, और इससे ज्यादा मिथाइल कर दूं ये। अब इसमें तो कोई डांसिंग रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखो, यहां देखो 3 डिग्री बेंजाइल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था 2 डिग्री से, बट कार्ब एनायन में ऐसा नहीं होता है ना। कार्ब एनायन में 2 डिग्री बेंजाइलिक मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, फिर एलाइल, और बाकी ये जो है तो आपने ये तो आज तक पढ़ रखा था, मिथाइल 1 2 3, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। और इसमें हम मान के चलते अभी रेजोनेंस है तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता ही, फिर 2 होना चाहिए था, फिर 1, पर यहाँ उल्टा हो गया, 2 आगे आ गया और 3 पीछे चला गया। ये क्यों हुआ भाई? यहाँ देखो रेजोनेंस 1 बार, यहाँ रेजोनेंस 3 बार, यहाँ रेजोनेंस 2 बार। अब बोलो हिंड्रेंस। हिंड्रेंस से क्या होता? देखो हिंड्रेंस पिछली बार भी तो हो सकती थी। अगर मैं कहूँ कि ना ये तो बढ़िया है, इसमें तो मुझे कोई हिंड्रेंस नजर आ नहीं रही, तो आपको उसमें क्यों हिंड्रेंस नजर आई? है ना, हिंड्रेंस मतलब भीड़। तो आपको यहाँ एक से ना, यहाँ आपको कोई भीड़ नजर नहीं आई। ठीक है, और यहाँ आप कह रहे हो कि भीड़ है। अब वजह भी तुम बताओ क्यों? लोन पेयर होने से क्या होगा? भाई चार्ज तो स्टेबलाइज हो जाएगा ना, रेजोनेंस पे चला जाएगा, चार्ज तो रहेगा ही नहीं। नेगेटिव चार्ज कभी इधर बढ़ रहा है, कभी इधर बढ़ रहा है, कभी इधर बढ़ रहा है, तो चार्ज अगर आपका चला गया इसका मतलब स्टेबिलिटी तो आएगी। तो स्टेबिलिटी तो आएगी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही भैया 3 बेंजीन है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी ना। यहाँ पे भी तो आपका कैटायन का चार्ज रहता का है, कभी इस बेंजीन में घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। तो जब आपको यहाँ हिंड्रेंस नहीं लगी तो आपको यहाँ हिंड्रेंस क्यों लगी? आंसर सही है, हिंड्रेंस होती है, तो वो तो इसमें भी होनी चाहिए थी ना। सोचो, देखो यहाँ कार्ब कैटायन है, ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ कार्ब एनायन है sp3। ठीक है, अब ध्यान रखो sp3 में तुम कह रहे हो 3 बॉन्ड पेयर और 1 यानी कि अमोनिया। NH3 में यही तो था, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी तुम कह रहे हो इट शुड बी पिरामिडल। सही है, अमोनिया कैसा होता है? पिरामिड, इसका शेप पिरामिडल होना चाहिए था। और जब आप यहाँ आते हो तो आप कह रहे हो नहीं ओनली 3 बॉन्ड पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर मतलब sp2, और ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल कोप्लेनर। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ट्राइगोनल कोप्लेनर है ना, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल कोप्लेनर यानी कि पंखा। तो पंखे की विंग्स, अगर तुम विंग्स जो है वो बड़े भी कर दो छोटे भी कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा? पंखा ही तो बनाना है, आप तुम चाहे विंग्स को ऐसे बना दो, है ना, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे। लेकिन जब तुम पिरामिडल की बात करते हो तो सेंट्रल एटम तुम यहाँ लिए और तीनों बेंजीन तुम नीचे लिए और लोन पेयर ऊपर रखना पड़ेगा। तो 3 जनों को मैं पंखे वाली स्टाइल में सेट करूं एक प्लेन में, या फिर मैं पिरामिडल स्टाइल में सेट करूं, तो भी हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा हुई? यहाँ आप कैसे सेट करोगे? यहाँ आपको एंगल मिलेगा 120 डिग्री, लड़ाई नहीं है ना। वहाँ आपको एंगल मिलेगा 107, उसमें इतने बड़े बड़े ग्रुप्स, तो लड़ाई तो होगी। तो यहाँ वाकई में हिंड्रेंस है, लेकिन हिंड्रेंस की वजह है पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप में हम ऐसे सेट नहीं कर सकते। यहाँ बड़े ग्रुप्स तो यहाँ पे भी है, लेकिन आपने ज्योमेट्री कौन सी दी है? कोप्लेनर, ट्राइगोनल कोप्लेनर। एक ही प्लेन में मैं 3 बेंजीन रिंग को आराम से सेट कर सकती हूँ, मेरे कोई टेंशन नहीं।
क्लियर? तो यहाँ हिंड्रेंस के चक्कर में इसको पीछे कर दो, इसको थोड़ा आगे कर दो, और यहाँ तो थी नहीं ना, तो इसका आंसर रेजोनेंस से दो, इसका आंसर हिंड्रेंस से। तो इन शॉर्ट कैटायन की बात आती है तो 3 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक और 1 डिग्री बेंजाइलिक। लेकिन जब एनायन की बात आएगी 2 डिग्री बेंजाइलिक ग्रेटर देन 3 डिग्री और फिर 1। अगली बात समझ में, और एलाइलिक तो बाद में। अच्छा, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम था? तो भाई यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम बने। वो तो हमने कैटायन में भी बोला ही था। ऐसे यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री बेंजाइलिक कैटायन, बट इट इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ कार्ब एनायन। यहाँ आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक मोर स्टेबल देन 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो ये कह रहा है देखो, कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी 3 फिनाइल ग्रुप के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ठीक है, तो स्टेबल तो हो ही सकता है। लेकिन जब आप एनायन में जाते हो तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। आपके पास क्या आ गया? हिंड्रेंस आ गया। किसके बीच में? 3 फिनाइलिक ग्रुप। 3 बड़े बड़े बेंजीन रिंग को आपको एक साथ एक ही प्लेन में सेट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ भीड़ हो जाती है ना। अब ये इसको पिरामिडल शेप में सेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो लाओगे कहाँ से, है ना। इसलिए ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल हो जाता है ना, 3 वाला किससे? 2 के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो दे आर लेस स्टेबल देन, यहाँ 2 फिनाइल कर देती हूँ, ठीक है। 3 वाला लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। आगे बात समझ में क्लियर? तो कैटायन और एनायन, है ना, पढ़ने में ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। इसलिए शॉर्टकट याद रखो कि भाई डांसिंग रेजोनेंस का आंसर क्या है? CPM की स्टेबिलिटी, है ना। और तो इफेक्ट किस में लगता है? बेंजोइक एसिड और 2 डिग्री और 3 डिग्री एनिलीन के अंदर, है ना, एरोमेटिक अमाइन के अंदर। वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। सिप के चक्कर में एनिलीन थोड़ा परेशान हो जाता है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो आंसर याद रख लो, इफेक्ट तो वो आप लगाओगे जब आपको आ ही जाएगा वजह क्या थी, ठीक है। रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखो, आपके पास क्वेश्चन है, अरेंज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड्स इंडिकेटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। मतलब मुझे एक तो ये बॉन्ड तोड़ना है, एक मुझे ये CH बॉन्ड तोड़ना है ना, ये अल्फा यहाँ है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। एक बार मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और एक बार मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। मुझे ये देखना है सबसे ज्यादा मेरा खर्चा कहाँ होगा। सोचो, देखो, अगर मान लो तुम बीटा बॉन्ड ब्रेक करते हो, ठीक है, मान लो बीटा बॉन्ड ब्रेक करते हो, बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड फिजन ही लिखा है ना, मान लो मैं होमोलिटिक फिजन करती हूँ, ठीक है, क्योंकि CH ही है ना, मेरे को क्या पता प्लस माइनस क्या है, तो मैंने होमोलिटिक फिजन किया। मान लो ये ऐसे टूटा तो यहाँ डॉट आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और बाकी जो है वो है ही सही। ये कौन सी सिचुएशन है? बीटा की, ठीक है। अब अगर मैंने अल्फा वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, और बाकी ये जो है ही सही। ये मेरे पास अल्फा की सिचुएशन। और गामा में अगर ये बॉन्ड तोड़ दो तो हम कहेंगे ठीक है, गामा वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये रहा। अब इनमें देखो सबसे बढ़िया कौन है? फ्री रेडिकल है ना। स्टेबल कौन सा लग रहा है? अल्फा सबसे स्टेबल है। अल्फा सबसे स्टेबल है, गामा स्टेबल है। क्यों? डिस्टेंस का फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है? रेजोनेंस किस में? अल्फा में है। अल्फा में। अगर ये मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, डॉट डॉट क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो मैं कहूंगी यहाँ तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस के चक्कर में ये क्या है? स्टेबल है ना। रेजोनेंस के चक्कर में मुझे लग रहा है स्टेबल तो अल्फा है। पहले मैं अल्फा बीटा गामा का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी मुझे लग रही है अल्फा की तो सबसे ज्यादा है। बीटा और गामा में सोचो, गामा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने ना वो दूर है थोड़ा, वो तो डायरेक्ट उसी पे ये विनाइल लिख दो। डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कम से कम डेफिशिएंट तो मत बनाओ।
फ्री रेडिकल याद है ना तुम्हें, कार्बन डॉट मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप 3 बॉन्ड बना रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन और डॉट मतलब 7वां आपका, तो 8 तो नहीं है ना, आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। तो कमी कम से कम डबल बॉन्ड वाले को तो मत दो, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम कहेंगे ये sp2 है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डॉट सही नहीं लग रहा। ये sp3 है, इसमें फिर भी डॉट थोड़ा ठीक लग रहा है। तो गामा इज मोर स्टेबल देन बीटा। तो मैं कहूँगी सबसे बढ़िया तो अल्फा है, स्टेबल है, फिर गामा स्टेबल है, फिर बीटा। सही है, गामा इज मोर स्टेबल देन बीटा। लेकिन ये तो स्टेबिलिटी है आफ्टर बॉन्ड फ्यूजन। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बॉन्ड तोड़ूं और मुझे कोई स्टेबल चीज मिले तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा कि मुश्किल से टूटेगा? आसानी। आपको ब्रेक करना ही है ना, आप ब्रेक भी कर रहे हो और आप स्टेबल हो रहे हो तो तोड़ दो, और आप ब्रेक कर रहे हो और आप स्टेबल भी नहीं हो रहे हो तो फिर मत तोड़ो, है ना। तो तुम कह रहे हो कि अल्फा वाला अगर ये बॉन्ड तोड़ देता है तो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेबल है, बॉन्ड एनर्जी है ना, तो अल्फा वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा। आई बात समझ में आ रही थी मेरी, कि अगर आप ये बॉन्ड तोड़ दो, मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो आप क्या रह सकते हो? तो हम कहेंगे हाँ हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अगर इसको मैं तोड़ दूं तो ये रह सकता है, तो ये कहेगा जाओ। तो मेरे को ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए? क्या चाहिए? कम एनर्जी। उसने उल्टा क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। तो आपसे पूछा है बॉन्ड एनर्जी बताओ, तो मैं कहूँगी सबसे जल्दी जो है वो अल्फा वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, फिर बीटा, सॉरी गामा, है ना, फिर गामा और लास्ट में बीटा। क्योंकि बीटा क्या बोलेगा कि अगर मैं बॉन्ड तोड़ भी दूं तो मैं स्टेबल ही नहीं हूं, तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बॉन्ड टूटे, है ना। बॉन्ड टूटने के बाद आप रह तो जाओ, तो जब रह ही नहीं पा रहा तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही क्या है? तो ये बॉन्ड टूटने की हिम्मत ही नहीं है, ये चाहेगा ही नहीं कि मेरा ये बॉन्ड टूटे। तो यानी इसको बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। आई बात समझ? सेम चीज जैसे मैंने तुम्हें अल्कोहल में सिखाई थी, देखो तुम ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हो। मान लो ये है 3 डिग्री अल्कोहल है और मान लो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है और ये भी बॉन्ड तोड़ना है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा कि वो आसानी से टूटेगा? क्यों? क्योंकि तुम कहोगे बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो क्या कहेगा? बॉन्ड तोड़ो भी, फिर स्टेबल तो हूं नहीं, तो फिर कहेगा बॉन्ड तोड़ना। तो तुम यही तो चीज कह रहे हो कि बॉन्ड टूटने के बाद की स्टेबिलिटी, यहाँ उल्टा बता रहे हो। यहाँ अपन ने पहले स्टेबिलिटी निकाली, फिर बॉन्ड एनर्जी दी, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। तो यहाँ तो आपने यही कहा ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, OH माइनस वाला। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल। तो ये कहेगा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं स्टेबल हूँ, है ना, तो ये जाने देगा। तो सेम चीज, ये स्टेबल है तो ये जाने देगा, तो एनर्जी क्या लगेगी? ठीक है, सोचना इसको थोड़ा, है ना। सेम चीज पढ़ रखी है, ऐसा नहीं कुछ नया कॉन्सेप्ट है, सेम चीज पढ़ रखी है आपने 12th NCERT में। अब यहां बोलो, इधर बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर। ABCD कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया, ये B, ये C और ये D। बोलो CBDA। सबसे ज्यादा स्टेबल आपको C नजर आ रहा है? हाँ। क्यों? रेजोनेंस है, B में नहीं है। फिर रेजोनेंस और 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गया ना, तो रेजोनेंस और 3 डिग्री हुआ, है ना। और मैं कह दूं हाइपर कॉन्जुगेशन मान लो, फ्री रेडिकल में भी क्या लगाते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते थे ना, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ ज्यादा होगा, अल्फा हाइड्रोजन 5 है, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो C ग्रेटर देन B। चलो मान लिया D और A में तुम कह रहे हो D ज्यादा स्टेबल है। क्यों? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को गरीब बना दिया, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ही डेफिशिएंट कर दिया, और वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा बहुत तो लगेगा, अल्फा कार्बन ही है ना, एक हाइड्रोजन है ना, तो एक बार तो लगेगा, ठीक है। तो D मोर स्टेबल देन क्लियर। यहाँ बोलो, यहाँ क्या दिक्कत है? कार्बोकेटाइन है, CH3, CD3 और CT3। क्यों? TDH क्या है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? T का, फिर D का, और फिर H का, ठीक है। तो TDH तो तुमने सही पकड़ा, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो हमें तो चाहिए स्टेबल बनाने के लिए, तो आपका आंसर है
T3 है ना, T, D और H वाला, ठीक है। यहाँ पे CB है। देखो यहाँ आपने आंसर दिया आई इफेक्ट से, जबकि यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगना नहीं है, यहाँ आंसर मुझे देना था हाइपर कॉन्जुगेशन से। एक बार सेम पहले पेपर ने इक्वेशन किया था, लेकिन तब आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा नहीं था, तो मैंने कहा था कि आप आई इफेक्ट सोच के आंसर दोगे तो आपका आंसर यही बनेगा कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा आई इफेक्ट लग रहा है, फिर यहाँ, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, तो तुम कहोगे अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है ना, लेकिन फिर सोचो कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन अपने दूसरे नाम से ज्यादा फेमस है, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आप चाहते हो कि C और T के बीच में बॉन्ड ना हो, तो T प्लस बन के निकल जाए और ये माइनस हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक गया छोड़ के, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे तो 9 बार छोड़ के जा सकते हैं, तो मुझे 9 स्ट्रक्चर मिलेंगी नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली, ठीक है। तो T छोड़ के तो चला जाए, वैसे तो D छोड़ के चला जाए और H छोड़ के चला जाए, लेकिन बॉन्ड मजबूती भी तो देखनी पड़ेगी, किसका बॉन्ड मजबूत है, किसका बॉन्ड हल्का है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी का स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है। तो मुझे यहाँ चेक करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। भाई आंसर तो मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन से देना है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन में तुम क्या करते थे, अल्फा हाइड्रोजन गिनते थे, तो एक्चुअली ये सब हाइड्रोजन ही उसके क्या है, आइसोटोप्स। तो अब मैं सोचूंगी कि अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस, मुझे C और T को ब्रेक करना है, मुझे C और D को ब्रेक करना है और C और H को ब्रेक करना है। अब देखो इस केस में या पूरी केमिस्ट्री में भी कहीं पे भी फंस जाओ, अगर आइसोटोप वाला है, क्योंकि अपन क्या करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को एटॉमिक साइज से बता लेते हैं, या पीरियोडिक टेबल में कुछ हो, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन, ऐसा कुछ दिमाग लगा के बताएंगे। यहाँ तो सब चीज़ सेम ही, अब हाइड्रोजन बोलो चाहे ड्यूटेरियम बोलो चाहे ट्रिटियम, बातें तो सारी सेम आ रही है। तो तुम्हें ध्यान रखना है इन केस ऑफ आइसोटोप, जो भारी आइसोटोप है ना उसका बॉन्ड मजबूत है। आइसोटोप के केस में जो भारी आइसोटोप है उसका बॉन्ड मजबूत है। तो मजबूत बॉन्ड किसका है, Ct, देन CD, देन CH। तो भाई नो बॉन्ड होगा तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो बॉन्ड मजबूत है, तो यहाँ इतना हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा और यहाँ सबसे ज्यादा। तो जब आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लगे, तो हमने आरओ ही पढ़ा था ना, H को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आई की कंपैरेटिवली, तो मैं कहूंगी भाई यहाँ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। HR आज तक अपने HRS से बता दे इसकी स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी। अब यहाँ बच्चा हर बार फंस जाता है, स्ट्रक्चर भी बराबर है, अल्फा हाइड्रोजन भी बराबर है, तो वो आंसर आई इफेक्ट से दे देता है। अपन ने भी एक बार पढ़ा था जब अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं था, तो मैंने कहा था ऐसा दोगे तुम आंसर, बट इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये यहाँ आके फंसा है। समझे मेरी बात? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है जितना कि इसका है। आगे बात समझ में? तो फिर मेरा आंसर तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये। और अगर ये कैटायन सिंपल मिथाइलेटेड होता तो मेरा आंसर हाई इफेक्ट से, लेकिन यहाँ फंसा तो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रूल, ब्रेडीज रूल बोलते हैं और ब्रेड्स रूल भी बोलते हैं, है ना। ब्रेडी रूल ज्यादा फेमस है और ब्रेड्स रूल एक्चुअली इसका नाम है, ठीक है। ये कह रहा है रूल बाद में पढ़ो, पहले ब्रिज हेडेड कार्बन ढूंढना सीखो। मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो क्या इसमें ब्रिज नजर आ रहा है? हाँ। कौन सा? बीच वाला, ये है ना। देखो ये ब्रिज है, तो ब्रिज के सिर पे एक तो ये है, ये है, तो ये ब्रिज हेड कार्बन है, सही है ना। अब ये रूल दे रहा है ना, इससे पहले आपको क्लियर ही है कुछ बातें, ठीक है। देखो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये एक रिंग जा रही थी हमारी, एक प्लेन में एक रिंग जा रही, और यहां से भी लग रहा है ना ये हमारी एक रिंग और जा रही है। अब ब्रिज मतलब इसके ऊपर से आएगा ना, ब्रिज का दोस्तों के ऊपर से आता है ना, यूं आएगा फिर उतरेगा, ऐसे होगा ना। तो तुम कह रहे हो इस रिंग को यहाँ ऊपर चढ़ा के और यहाँ नीचे भेजा, ऐसे, सही है। तो अगर मुझे ब्रिज बनाना है तो मैं एक प्लेन में बनाऊंगी कि अलग प्लेन में बनाऊंगी? ब्रिज कैसे, मैं सीधे सीधे जा रही हूँ, वो टेंशन नहीं है। तुम कहोगे ब्रिज बनाओ, रास्ते में भीड़ है, तो ब्रिज बनाऊंगी तो मैं क्या कहूँगी, ये जा रहा है इसको उठा लो, है ना, फिर सीधे चल लो, फिर उतार लो, ठीक है। तो ब्रिज मतलब आपको प्लेन से उठाना पड़ेगा, क्लियर? इतनी बात क्लियर। आप वैसे ही अगर घर में ब्रिज बनाना है या रास्ते में ब्रिज बनाना है, कैसे ब्रिज बनाना है, तो सीधी सी बात है प्लेन से तो ऊपर जाना पड़ेगा, कि प्लेन में ब्रिज बना लेंगे, प्लेन से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल फिजिक्स भी कहता है, नॉर्मल आपका दिमाग ही कह रहा है कि ब्रिज हमेशा प्लेन के ऊपर चलेगा, प्लेन में तो मैं कभी ब्रिज नहीं बना सकती, पक्का। तो अब ये कह रहा है देखो ये भी ब्रिज है क्या,
ब्रिज पकड़ना आ गया ना अब तुम्हें? ये ब्रिज हेडेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेडेड कार्बन है ना, और यहाँ टॉप और बॉटम वाले हैं, ये ब्रिज हेडेड कार्बन है, और ये ऊपर वाली रिंग है ये ब्रिज के ऊपर से चल रही है। एक्चुअली आपके पास 3 रिंग है, एक ब्रिज के ऊपर से चल रही है, एक ब्रिज के लेफ्ट में चल रही है, और एक ब्रिज के राइट। तो हम ब्रिज पे जाते तो यूं ही तो होता है, अपन ब्रिज पे चढ़ गए तो अपन ऊपर हो गए, तो 2 रास्ते दिखते ना, एक लेफ्ट वाला और एक राइट। अब ये सिंपल फिजिक्स की बात कर रहा है। ब्रिज क्या कह रहा है कि ब्रिज हेड पे अगर कार्बन केटायन है तो वो अनस्टेबल है। सोचो क्यों? क्योंकि अगर कार्बन केटायन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और sp2 कैसा होता है, प्लेनर। sp2 कैसा होता है, प्लेनर। तो आधे घंटे से ये तो कहते हैं कि ब्रिज कैसे प्लेनर होगा, ब्रिज तो प्लेन हो ही नहीं सकता ना, एक प्लेन में आप ब्रिज नहीं बना सकते। तो ब्रिज ने जो बात कही वो आपको डेली लाइफ में पता थी। कार्बन अकॉर्डिंग टू ब्रिज रूल, ब्रिज हेडेड कार्ब कैटायन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिड, क्योंकि जब आप ब्रिज बनाओगे तो प्लेनरिटी तो गई, है ना। अब इसी बात को मैं ऐसे कह दूं कि अब ब्रिज हेडेड कार्ब कैटायन इज हाईली अनस्टेबल। ये ब्रिज हेडेड अगर तुमने यहाँ प्लस कर दिया तो फिर ये हाईली क्या हो जाएगा, तुम कई कैटायन बना दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस यहाँ मत बना। आई बस एनायन बना लो, लोन पेयर रख लो, हमारे को टेंशन नहीं है, लेकिन ब्रिज हेडेड को कार्ब कैटायन कभी भी नहीं बनाना। क्लियर है? ये नया ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तुमने क्या सीखा, कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर मेरे को याद है 3-2-1। फिर हम सोचे नहीं 3-2-1 छोड़ो, एरोमेटिक बन गया, सीखा था ना अपन ने, एरोमेटिक बन गया तो फिर सब भूल जाओ एरोमेटिक। फिर हमने कहा नहीं, डांसिंग रेजोनेंस है ना, डांसिंग तो सबसे ज्यादा। अब ये कहेगा कि सब भूल जाओ, अगर ऐसा कुछ फंस गया तो क्या करोगे, है ना। अब अगर मैं डिग्री की बात करूँ, ये कितना डिग्री है, 3। मान लो तुमने ब्रेड्स रूल नहीं पढ़ा तो तुम्हारे हिसाब से ये क्या है, 3 डिग्री। ये क्या है, ये भी 3 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, और वो 2 डिग्री। ठीक है ना। तो अब मान लो ब्रेड रूल नहीं पढ़ा तो तुम्हारा आंसर क्या होता, 3-2-1 होता, है ना। अब 3 में तुम कहते दोनों है तो दोनों स्टेबल। तुम ये तो नहीं करते कि एक को सबसे पीछे भेज दो, लेकिन अब तुमने ब्रेड रूल पढ़ लिया तो ब्रेड रूल तुम्हें पता है कि ब्रिज वाला कार्ब कैटायन कभी भी नहीं बने, स्टेबल होगा ही नहीं। तो ये ब्रिज है, ये कार्ब कैटायन है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये सबसे एंड में जाएगा। अभी तक जो तुमने पढ़ा वो ये रहा, एग्जामिनर नहीं आग लगा देगा, ये लो पढ़ना सब है, ठीक है ना। और दिमाग में रखो, ठीक है ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, तुम वो नहीं पूछेगा ना कि भाई ब्रेड रूल समझाओ, है ना। दिमाग में क्या रखना है कि नहीं ब्रिज पे कार्ब कैटायन साइन नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर ब्रिज पे चढ़ेंगे तो मजा ही आएगा। एक ब्रिज पे जाते ना अलग फील आता है, थोड़ा स्टैंडर्ड फील आता है। फिर पता चला ब्रिज पे तो चल रहा हूँ पर पास में टैक्सी भी चल रही है साइकिल भी चल रही है, तो फिर क्या मतलब हुआ, समझे। तो बस ये चीज़ पकड़ लो, ये कड़ाव है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, B C D, और इसको सबसे पीछे भेज दो, है ना, भले ही 3 डिग्री है, सॉरी हाँ सबसे ज्यादा B, फिर DC करूं, ठीक है D C और A, बस ब्रिज हेडेड सबसे पीछे आएगा। एक ही चीज सीखनी है, क्लियर है, क्लियर ब्रिज रूल। आगे बढ़ो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे कैटायन कहाँ नाइट्रोजन, अपन क्या रट लेते हैं सारी चीजें, है। देखो इसने प्रोटॉन लिया, ये नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन गिनो 1 2 3 4, तो sp3 है। sp3 कब से प्लेनर होता है, sp3 प्लेनर नहीं, और ब्रिज हेडेड कैटायन ऐसा थोड़ा ना होता है, समझो तो सही होता है, sp3 है ना। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं कहता हूँ ये रिएक्शन जो है ये ब्रेडी को परेशान नहीं कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रहे है ना, डज नॉट वायलेट ब्रिज रूल। ब्रिज को तो ये दिक्कत नहीं कर रही थी, उसने कहा था ब्रिज पे sp2 नहीं होना चाहिए, sp3 जो होता, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, क्लियर है। ये ध्यान रहे नहीं, प्लस देखते चिपका दो, हो मैंने ज्यादा ही पढ़ लिया। अब ये बोलो ये आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, वो लुइस एसिड है, ठीक है, फिर BBr4 माइनस कर दूं, ठीक है। अगर मैं BBr4 माइनस कर दूं तो क्या होगा,
डिज़ाइन ही इतना खतरनाक बना रखा है ये। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, sp2 बनेगा वो, स्टेबल ही नहीं है। अगर ये आगे जाएगी तो BBr4 माइनस होगा और ये होगा, और यहाँ तुम्हें क्या दिक्कत है? ब्रिज एडेड केटायन पॉसिबल ब्रिज पे फील आना चाहिए, यहाँ फील नहीं आ रहा है ना, तो तुम कहोगे नहीं ये तो बेकार है, ये अनस्टेबल। तो अब ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन वापस भागेगी कहाँ? पीछे। ठीक है, तो ब्रिड्स नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और है। हाँ बोलो, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा बी, क्योंकि 2 डिग्री हो गया, फिर ये 1 डिग्री और ये ब्रिज एडेड है तो ये काम का नहीं है, तो हम कहेंगे बी सी। ठीक है, चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया बेस्ट रूल? ओके चलो।